Good evening, ladies and gentlemen. Once again, I, Major Jay Sharma, welcome you all to this platform of Value Talks, where we are discussing different topics of your interest to give you some insight onto making onto your decisions. So, in the process of doing so, today we are once again in front of you with a topic which was scantily or generically covered in our previous value talks. If you remember, last month we have hosted one talk for overdrafting facilities in home loans. So there were a lot of queries we have, got from our viewers, from our audiences that give us some more insight into those. So to discuss that today, we have arranged this edition of Value Talks where we will be discussing how to tackle rising home loan interest rates with smart home loan products. And to discuss this with you today, we have with us Mr. Shiv Yadav. Mr. Shiv is an independent financial and mortgage loan advisor based out of City of Gurgaon and has got humongous experience of 15 years in the industry. Apart from being financial advisor, he also has an experience of working in nationalized banks. So which gives him little edge and some surety for us that we will gonna get some fruitful information from him. So welcome Shiv, welcome to the show. Thank you so much Jay sir, thank you so much. जी, तो शिव, जैसे मैंने बताया, हमने एक्चुअली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को लेकर एक पहले वेबिनार किया था, लेकिन जैसे कि हमारे दर्शकों की इच्छा है कि उन्हें कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी इंफॉर्मेशन मिले, और ये टॉपिक मेरे लिए इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं खुद ही उस प्रोडक्ट को अवेल कर रहा हूं पिछले 10 साल से. सो यस, आई वुड लाइक यू टू गिव सम इनसाइट टू आवर व्यूअर्स दैट हाउ दे कैन लेवरेज दिस प्रोडक्ट, overdraft facility product, and how they can use it to minimize their interest paying burden on the home loans. So sir, basically जो ट्रेडिशनल होम लोन होता है उसमें किसी भी बोरोवर ने कोई लोन लिया और जैसे ही लोन लिया फिर उसकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है और हर महीने उसको अपनी ईएमआई पे करनी होती है. ठीक है. सो उसमें खासकर एक सैलरीड क्लास कस्टमर के लिए जिसकी सैलरी 1 तारीख को या मंथ के आखिर में आ जाती है, 1 तारीख को उसकी सैलरी आ गई है और ईएमआई यूजुअली बैंक की 5 से 10 तारीख के बीच में जाती है. ज्यादातर बैंक की जो ईएमआई है वो 10 तारीख के आसपास ही जाती है. तो जो पैसा उसके सेविंग अकाउंट में पड़ा रहा वो उसको 3 से 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर, या सेविंग या उसकी कोई छोटी मोटी सेविंग है जो उसने इधर उधर की हुई है वो उस पे भी उसको उतना इंटरेस्ट शायद नहीं मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ एफडी और मे बी सम अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. तो इन सब चीजों को अच्छे से लिवरेज करने के लिए एक प्रोडक्ट है जिसको हर बैंक अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है. यूजुअली मैं अगर कॉमनली बात करूं उसकी तो हम उसको बोल सकते हैं इंटरेस्ट सेवर होम लोन. इसका खुद का एक चल रहा है एसबीआई से, एसबीआई में इसको मैक्स गेन बोलते हैं. सो आपसे अच्छा कौन समझ सकता है क्योंकि आप तो पिछले 10 साल से इसको यूज कर रहे हैं. I'm sure you are saving lots of money in this. So इस प्रोडक्ट में बेसिकली सर होता है क्या है कि जो भी आपने लोन लिया है वो लोन आपको ओडी की फॉर्म में मिलता है. यूजुअली बिजनेसमैन तो ओडी को बड़े अच्छे से यूज करता है बिजनेस पर्पज में, उसको वर्किंग कैपिटल सीसी ओडी मिलती है तो जहां पे उनको यूज कर रहा होता है. बट एक सैलरीड को होम लोन ओडी में मिलना एक अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि सैलरीड कस्टमर के पास एक लिमिटेड कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है. तो इस प्रोडक्ट में बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग आपके सेविंग अकाउंट में पड़ी हुई है तो वो आप अपने होम लोन का जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन हुआ है जब आपने होम लोन लिया है किसी भी बैंक से, उस अकाउंट में जब आप पैसा रखते हैं तो उतने पैसे पे आपका बैंक आपसे होम लोन पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है. अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं छोटे से, अगर मैं बड़ा मिनिमम से इस पे मैं आपको एक बात बोलूं कि ये है कि अगर आप होम लोन 9% के रेट पे लिया है और आप कुछ भी अमाउंट उस अकाउंट में रखा हुआ है तो आप 9% का ब्याज कमा रहे हैं उस पे. जी, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 25 लाख का होम लोन ले रखा है और लेट्स से मैं शुरुआत में या होम लोन लेने के कुछ समय बाद अगर लेट्स से 5 लाख रुपए उसमें डिपॉजिट कर देता हूं या रख लेता हूं तो मुझे सिर्फ 20 ही लाख का जो लोन का अमाउंट मेरा बचता है एग्जिस्टिंग, उसी पर इंटरेस्ट पे करना है, राइट? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. और साथ ही साथ जो मेरा अमाउंट जो मैंने रखा हुआ है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उतने अमाउंट का बच रहा है तो ऑब्वियसली मुझे उससे अलग या उससे ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. खैर, हम आगे बढ़ेंगे, इसमें डिटेल में बात करेंगे हम इस बारे में, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इन चीजों का
या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कह लीजिए, या आप जो अमाउंट उसमें रख रहे हो उसके बाद में जो आपका इंटरेस्ट बच रहा है उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, तो इन चीजों का क्या हम हमारे इनकम टैक्स फाइलिंग में भी फायदा ले सकते हैं? हाउ डज इट गोज अबाउट इनकम टैक्स रिबेट्स अंडर 80C, अंडर 24B? राइट सर, जब भी आप कोई होम लोन लेते हैं, कोई बने हुए पक्का घर खरीदने के लिए जब भी आपने कोई होम लोन लिया है, तो उसमें आपको दो तरह की रिबेट्स मिलती है अंडर सेक्शन 80C एंड 24B। 80C में आपको 1.5 लाख रुपए की मिलती है, 24B में आपको 2 लाख रुपए की मिलती है। तो 80C में तो यूजुअली सर किसी ना किसी की कोई किसी और तरह की सेविंग्स होती है, इंश्योरेंसेज होते हैं जो कहीं ना कहीं से वो ऑलरेडी क्लेम कर रहे होते हैं। बट 24B की जो रिबेट है 2 लाख रुपए की, वो सिर्फ आपको होम लोन पे ही मिलती है। तो जो नॉर्मल आप होम लोन लेते हैं उस पर तो आपको रिबेट मिलती ही मिलती है, बट अगर आप उस अपने नॉर्मल होम लोन को इस ओवरड्राफ्ट या इंटरेस्ट सेवर होम लोन में भी अगर कन्वर्ट कराते हैं या उसमें भी आप अपना होम लोन लेते हैं, तो भी आपको सेक्शन 24B में जो होम लोन की रिबेट्स है 2 लाख रुपए की, वो आप क्लेम कर सकते हैं और आपको बैंक उसके लिए सर्टिफिकेट भी इश्यू करता है। जी, तो सेक्शन 24B में जो हम जिस रिबेट की बात कर रहे हैं, क्या वो इंटरेस्ट कंपोनेंट पे हमें रिबेट मिल रहा है या प्रिंसिपल कंपोनेंट पे हमें रिबेट मिल रहा है? सर वो हमें जो 2 लाख रुपए का 24B में जो रिबेट मिलता है दैट इज ऑन इंटरेस्ट, और जो 80C में मिल रहा है वो प्रिंसिपल में मिल रहा है। बट 80C में यूजुअली होता है लोगों की और भी सेविंग्स होती है, तो वहां से अपना वो कंपनसेट कर लेते हैं। हाँ, इनकेस अगर आपकी इंश्योरेंस की सेविंग 1 लाख रुपए ही है, तो वो जो बचा हुआ 50,000 बच गया है, दैट कैन बी कंपनसेट फ्रॉम दैट सर्टिफिकेट। सो नटसेल में 3.5 लाख रुपए की आपको रिबेट मिलती है। अंडरस्टूड। सो फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं अपनी बात करूं, तो अभी जैसे मैं रिसेंटली फौज से रिटायर हुआ हूं, तो जनरली मतलब एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को जनरली 20 से 25 लाख के बीच में एक लमसम जो कि उनकी ग्रेजुइटी, जो कि उनकी सेविंग्स होती है, वो वापस मिलती है। तो मेरा, जैसे कि मैंने बताया, मेरा लोन 25 लाख का था, जो कि एग्जिस्टिंग जब तक मैंने फौज छोड़ी तब तक 21 लाख पर आके रुका हुआ था, और मैंने कॉर्पस जो मुझे मिला वो ऑलमोस्ट उससे ज्यादा था। तो आई हैड द कैपेसिटी टू पे इट ऑफ, बट ऑब्वियसली मैंने इसलिए पे ऑफ नहीं किया क्योंकि वो एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी, जिसमें के मैं अपने पूरे फंड को सुरक्षित उस अकाउंट में रख सकता था, और अपनी सहूलियत से या अपनी मर्जी से या किसी इमरजेंसी के चलते मैं उसको कभी भी निकाल सकता हूं, जो कि मैं करता भी हूं। सो अल्टीमेटली हुआ ये कि फॉर लास्ट 1 ऑड ईयर मैंने 95% ऑफ द लोन अमाउंट, जैसे कि मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग मेरा लोन अमाउंट 21 लाख बच गया था, तो मैंने लगभग 20,50,000 तक उसमें ठूस ठूस कर ओवरड्राफ्ट में पैसा रखा हुआ है। तो अब मुझे ये बताइए कि अब इस सिनारियो में जहां पर कि मैं इंटरेस्ट बिल्कुल ना के बराबर पे कर रहा हूं, इस सिनारियो में मेरे पास में इनकम टैक्स रिबेट्स को पाने के क्या जरिए है? सर देखिए, उसमें आपको जब भी आपको इंटरेस्ट ये 80C 24B की जब भी आप रिबेट क्लेम करते हैं, तो आपको बैंक से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। बैंक आपको सर्टिफिकेट इश्यू करता है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इश्यू करता है। उसमें वो बैंक बताता है कि आपने पूरे साल में 1 अप्रैल, किसी भी साल के 1 अप्रैल से लेकर उसके अगले साल के 31 मार्च तक आपने कितना प्रिंसिपल दिया, कितना इंटरेस्ट दिया है। तो उस सर्टिफिकेट में जितना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल लिखा हुआ होगा, उतने ही अमाउंट की आप रिबेट ले पाएंगे। इन केस अगर वो 2 लाख से कम है, तो आप फिर 2 लाख से कम की ही रिबेट ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख की रिबेट ले पाएंगे। अंडरस्टूड। सो अल्टीमेटली जो एक्चुअल में मेरी सेविंग होगी वो है इंटरेस्ट रेट की सेविंग। देखिए, मैं बताता हूं, और मेरे दर्शक भी शायद इससे वाकफियत रखे या वास्ता रखे, अगर वो इस वेबिनार में आज उपस्थित है तो वो ऑब्वियसली इस स्कीम को समझना चाहेंगे। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो यहाँ पर मुझे जो मेरा होम लोन का इंटरेस्ट है उस पर मुझे वो मैं पूरी तरह से बचा पा रहा हूं। अगर आप कहे कि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, तो मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर का जो मेरा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट था वो लगभग 35,000 का था। तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ही जब 35,000 का होगा, तो उसमें से रिबेट, खैर 35,000 की छोटी अमाउंट नहीं है, वो भी काफी मायने रखती है। अगर आप एज पे चल रहे हो, अगर आप टारगेट्स पे चल रहे हो, तो 35,000 में भी आपका लॉट ऑफ इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बट देन आई हैव अ बेसिक एंड एक क्वेश्चन जो मैंने अपने सीए के साथ भी डिस्कस किया कि क्यों ना मैं इस लोन को पे ऑफ कर दूं, होम लोन को पे ऑफ कर दूं और ये झंझट ही खत्म कर दूं। आपका क्या कहना है इस होम लोन का ना फायदा एक यही है कि आपने इनडायरेक्टली वो होम लोन पे किया ही हुआ है जी। आप जब 35-36 हजार रुपए का साल का इंटरेस्ट दे रहे हैं, दैट मीन्स कि 3,000 से कम का ब्याज दे रहे हैं महीने का, तो आपने होम लोन तो वो पे ऑफ किया हुआ है, ठीक है।
बस लिबर्टी आपके पास क्या है कि अगर आप उस होम लोन को पे ऑफ कर देते, पूरा लोन सेट ऑफ कर देते, जो पैसा आपके पास था वो बैंक के पास चला गया है, लोन आपका जी बंद हो गया, आपके पेपर रिलीज हो गया, आपका एनओसी मिल गई, मेंटली आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर। बट जी कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद आपको कुछ पैसे की जरूरत होती है, कुछ 10 लाख 20 लाख रुपए की, तो आपको दोबारा से पूरी अपनी लोन प्रोसेसिंग करनी होगी। उस टाइम बैंक का अलग रेट होगा, प्रोसेसिंग जी चार्जेस होंगे, तब वो पैसा आपको मिलेगा 15-20 दिन, महीने भर बाद में। बट इस अंडरस्टूड केस में जो पैसा आपने बैंक में ही रखा हुआ है, आप जी विद इन ए मिनट जो नॉर्मल बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, उसी तरीके से उस पैसे को विड्रॉ करके और कहीं भी यूज कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट अंडरस्टूड ये है सर, वो पैसा जो आप यूज कर रहे हैं वो होम लोन के रेट पे यूज कर रहे हैं। जी कल जी को ये जी लोन बंद करने के बाद जब दोबारा आप बैंक से मांगने जाएंगे तो बैंक तो आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देगा, ना कि होम जी लोन देगा। दो नुकसान जी होंगे उसमें। एक तो आपको महंगे रेट पे मिलेगा, मे बी शायद जी 1% या 1.5% महंगा मिलेगा। दूसरा, जी आपको उस लोन पे कोई रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि वो होम लोन अंडरस्टूड नहीं होगा। तो जो भी रिबेट्स अंडरस्टूड 24B की रिबेट्स है वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे वो भी एप्लीकेबल है आपके लिए। हाँ, जी अगर आपको बिल्कुल लगता है कि नहीं मुझे अब जरूरत पड़ने वाली नहीं है, सब चीजें सेटल है, मुझे पैसे की बिस की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको जी या आपकी जरूरत है, उसके लिए आपके पास एडिशनल अरेंजमेंट्स हैं, तो आप उस लोन जी को बंद कर सकते हैं। फिर अननेसेसरी चलाने का तो सर ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं है, जस्ट पे इट ऑफ और पेपर फ्री करा। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू शेव एंड व्हिच आई एम एक्चुअली यूटिलाइजिंग एज अ फर्स्ट कस्टमर, आई एम सेइंग दैट इफ यू आई मीन ऑब्वियसली अगर आपने लोन लिया है तो आपके पास पैसा नहीं है, और आज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि कल नहीं आएगा। सो किसी ना किसी जरिए से कोई अरियर्स, कोई सैलरी हाइक, कोई सेविंग्स, कोई एफडी, कोई गोल्ड जो आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह रखा हुआ है, उसको आप इसमें रख सकते हैं, और इससे आप अपना ना सिर्फ होम लोन का बर्डन जीरो कर सकते हैं। अभी मैं मेरा नेक्स्ट सवाल वही पूछूंगा कि क्या होगा अगर मैं 100% अमाउंट पार्क कर दूं। तो मेरे जानकारी के हिसाब से जो मेरा 50,000 का डिफरेंस है जो मैंने पार्क किया है मनी ओवरड्राफ्ट अकाउंट में और मेरा एग्जिस्टिंग होम लोन है, अगर मैं उस एग्जैक्ट अमाउंट पे पहुंच जाऊं मेरे जानकारी के हिसाब से, आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगा शिव, कि अगर वो अमाउंट मैच कर जाती है तो वो मेरा होम लोन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इज दैट करेक्ट? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। So it means that we need to keep it, some amount short of your exact lending amount. सर So ये भी, जी सॉरी एक्चुअली सर, ये भी जो प्रोडक्ट है ना, ये हर बैंक ने अपने अलग अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है। सो जी जो आप जिस बैंक से यूज कर रहे हैं वो मैक्सियन बोलते हैं, अनडाउटेडली जो प्रोडक्ट जो भी बैंक है उनमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट में से एक है वो। ठीक ऐसे जी ही और भी बहुत सारे बैंक है जो अलग अलग टर्म एंड कंडीशन पे ये प्रोडक्ट आपको देते हैं। अगर मैं बात करूं किसी दूसरे बैंक की, उनके पास कुछ ऐसा भी है, अगर आप बिल्कुल 100 पे भी पहुंच जाओगे, मतलब जितना आपका लोन है उतना ही आप पैसा डाल दोगे, फिर भी आपका लोन एक्टिव रहेगा, वो स्केयर ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, दे अंडरस्टूड अंडरस्टैंड कि आपने अभी टेम्परेरी पैसा डाला, आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसा वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, वो स्केयर ऑफ नहीं करेंगे। आइडली बैंक को कर देना चाहिए जब बैंक को लग रहा है कि जब पूरा पैसा जो आउटस्टैंडिंग था अकाउंट में आ ही गया है तो उस अकाउंट को क्यों एक्टिव रखना है, तो कुछ बैंक उसको आपको इंटीमेट करके स्केयर ऑफ कर देंगे, आपको रिक्वेस्ट के लिए बोलेंगे सर रिक्वेस्ट कीजिए और विल स्केयर ऑफ दैट अकाउंट, बंद कर देंगे। कुछ बैंक अंडरस्टूड ऐसे भी हैं सर जो आपको 100% पैसा उसमें डालने भी नहीं देंगे, अंडरस्टूड। क्योंकि अगर आप बैंक प्रोस्पेक्टिव से देखें तो तो बैंक ने नुकसान है। लोन भी दे रखा है और वो कुछ कमा भी नहीं रहा है। तो वो ही जी जी बोलेगा जी सर मैंने आपको 1 करोड़ का लोन दिया, 1 करोड़ का आपने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, सब कुछ चल रहा है, बट मैं उसमें कुछ कमा नहीं पा रहा हूँ। तो वो जी बैंक ऐसे जो आपको 50% से ज्यादा उसमें पैसा नहीं डालने देंगे, अगर आप डालोगे जी तो उल्टा फिर आपसे कुछ ना कुछ एडिशनली चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा, जब भी हम इस तरह का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, होम इंटरेस्ट सेवर का प्रोडक्ट बैंक से ले रहे हैं, तो ये जानना बड़ा जरूरी है जिस बैंक से हम ले रहे हैं कि उस बैंक की टर्म एंड कंडीशन क्या है पर्टिकुलर इसके लिए। ईएमआई रिपेमेंट के भी अलग अलग मेथड होते हैं सर, कुछ बैंक सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कुछ बैंक की ईएमआई हर महीने वेरी करती है। जैसे आपके केस में सिर्फ 50,000 का डिफरेंस बचा हुआ है, तो 50,000 के लोन का इंटरेस्ट तो कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो जी ईएमआई आपकी कम ज्यादा होगी। कुछ बैंक क्या करते हैं, ईएमआई बराबर लेंगे, बट जी जो आपने एक्स्ट्रा ईएमआई जो दी है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी आपको। तो हर बैंक का ना अलग अलग मैकेनिज्म है जी जी प्रोडक्ट जी। को। तो इसमें मेरे केस में मेरा ईएमआई तो कांस्टेंट है। मेरा जी पहला ईएमआई 25,000 था, आज भी 25,000 है। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट, मतलब अगर मैंने कोई ओवरड्राफ्ट अकाउंट में मेरे पैसे नहीं रखा हुआ है तो चंक ऑफ दैट इज गोइंग टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग इज गोइंग टुवर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल
as I have kept almost neck full amount in my account, therefore इंटरेस्ट की तरफ तो मेरी 100 200 300 रुपए का ही झुकाव है, बाकी 25,000 का 25,000 पूरा मेरा प्रिंसिपल में सेट हो रहा है। जी जी बिल्कुल। तो वो एक चीज है। दूसरा एक ही सवाल मेरे जहन में था जो आपने भी बातों ही बातों में बताया कि जब ये बैंकों के लिए फायदेमंद नहीं है ये स्कीम, अभी जैसे मेरे केस में, लेट मी टेल यू, आई मीन मुझे कोई समस्या भी नहीं इस चीज को एक्सपोज करने के लिए, कि ऑन 30th, दैट इज डे बिफोर यस्टरडे, I received a call from my bank manager and she told me to withdraw that amount from that account for a day. Right. तो क्यों, I mean, ऐसा क्यों करना चाहते हो? सर देखिए क्या होता है कि वो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, ऑफिशियली तो दे कैन ओनली रिक्वेस्ट यू, आपको ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आपको पैसा निकालना ही पड़ेगा। होता है क्या है सर, बैंक की बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को, तो एसेट और लाइबिलिटीज देखी जाती है कि कितना एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, लोन्स अकाउंट कितने हैं। तो 31 तारीख को जैसे ही वो पैसा आप वहां से निकाल लेंगे, जो अभी लोन लगभग 50,000 का बचा हुआ था, वापिस से वो 25 लाख रुपए का दिखेगा बुक्स में। ठीक है, 1 तारीख को आप पैसा वापस डाल दोगे, फिर वापिस से वो 50,000 ही रह जाएगा, कोई जानने वाला नहीं है। बट जब बुक्स मेरी क्लोज हो रही है तो मेरी जो लाइबिलिटीज थी, जो मेरे लोन अकाउंट जो खड़े हुए थे, वो अकाउंट मुझे दोबारा से मेरी बुक्स में दिखाई देंगे कि मेरे इतने लोन चल रहे हैं। सो वो एक मैनेज करने, बुक्स मैनेज करने वाली चीजें होती हैं सर, जो यूजुअली सरकारी बैंक से लोग करते हैं। और इनफैक्ट ये आपका होम लोन चल रहा है, जब ओवरड्राफ्ट भी चल रहा होता है बिजनेसमैन का, तो उसमें भी एक बार रिक्वेस्ट करते हैं सर आप प्लीज इसको 2 दिन के लिए आप विड्रॉ कर लीजिए, आप चाहे 1 तारीख को वापिस से उसमें पैसा डाल दीजिएगा। सो वो एक अलग चीज होती है सर। अंडरस्टूड। तो ये तो बात हुई उस पैसे की जो हमने पार्क कर रखा है। अभी जैसे आपने कुछ समय पहले भी बताया था कि कुछ बैंक्स ऐसे भी है जो आपको 100% तक पार्क, एक्स्ट्रा मनी या आपकी जो सेविंग्स है उसको पार्क करने की सुविधा देती है। क्या ये भी संभव है? क्या ऐसे भी कोई बैंक्स है या ऐसे भी कोई प्लान्स है जिसमें मैं 110 या 150% तक पार्क कर दूं और होम लोन का इंटरेस्ट ले लूं? सर देखिए, आप पार्क 110 कर दो, 150 भी कर दो, बट जो बैंक का इंटरेस्ट जा रहा था 100% तक, बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, बट जो एक्सेस आपने 10% दिया उस पर आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देगा। तो आइडियली कोई कस्टमर उसमें पार्क करेगा नहीं, क्योंकि वो जो 10% उसने वहां पे रखा हुआ है, 1 करोड़ के लोन में मतलब 10 लाख रुपए रखा हुआ है, तो टोटल इट्स वेस्ट ऑफ मनी सर। अदरवाइज वो 10 लाख को कहीं और पे लगाएगा, तो बैंक आपको इंटरेस्ट लेगा नहीं, बट देगा भी। अंडरस्टूड जी। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल कट टू कट पार्किंग की। अब मैं शुरू करना चाहता हूं जिसमें कि हम आप बताइए कि अगर कोई छोटी अमाउंट्स को, फॉर एग्जाम्पल अगर सैलरीड एम्प्लॉय है, अभी वो भी एक जरिया मैंने देखा था जब मैंने रिसर्च की थी और मैंने इस लोन में स्विच किया था, और मैंने वो ट्राई भी किया, मैंने एक्चुअली उसको ग्राउंड पर भी किया है। तो जिसमें मैं ये करता था कि अभी तो खैर पार्क है पैसा, आप समझिए कि उसमें पार्क ही नहीं है पैसा, जितना मेरा होम लोन है उसके अलावा ओवरड्राफ्ट अकाउंट मेरा खाली है। तो मेरी आने वाली सैलरी हर महीने की, एक मतलब महीने के लास्ट में आ जाती है या पहले दिन आ जाती है, तो वो पूरी की पूरी सैलरी उठाकर मैं सीधा होम लोन के उस ओवरड्राफ्ट अकाउंट में रख देता था, और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा खर्चा होता था महीने में, वैसे वैसे धीरे 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 करके मैं उसमें से अमाउंट्स विड्रॉ करता था। तो क्या इस जरिए से भी हम धीरे धीरे करके छोटा छोटा जो हमारा महीने का जो सेविंग्स होता है हर सैलरीड अकाउंट होल्डर का, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 जो भी सेविंग्स होता है, वो ऑटोमेटिकली उसमें पार्क होता रहता है? तो क्या ये तरकीब जो मैंने अपनाई थी उस समय, क्या ये ठीक है, और क्या आप ये एडवाइस करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? सर देखिए, इसमें क्या होता है कि यूजुअली जो ये आपको लोन मिलता है इंटरेस्ट सेवर, ये नॉर्मल होम लोन से ना कुछ थोड़ा महंगा होता है। हाँ, 0.25 बेसिस पॉइंट। हाँ, यस, 0.25 to 0.5 अगेन बैंक टू बैंक वेरी करता है, वो महंगा होता है आपका। अगर आज की डेट में आपको नया जो होम लोन है वो अगर 8.5 पे मिल रहा है, तो ये 9% के आसपास मिल रहा है आपको। ठीक है, तो एक चीज समझने वाली है सर इसमें कि मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी है और मैंने लोन इतना ले लिया है कि उसमें 65,000 रुपए के आसपास की मेरी ईएमआई चली जा रही है। ठीक है, उसके बाद मेरे कुछ और पर्सनल खर्चे हैं, मतलब 10 तारीख ईएमआई जाने के बाद कुछ बहुत ज्यादा बचता ही नहीं है। ठीक है, और ऊपर से मैंने एक ऐसा लोन ले लिया जो 50 पैसे महंगा है जी। ठीक है, तो ये लोन लेने का कोई फायदा नहीं है सर। मैं अगर आपको एक बेसिक सी कैलकुलेशन बताऊं, ऑल्दो ये रेट के ऊपर थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, बट फिर भी एक जनरल फिगर जो है, जो आपका होम लोन अमाउंट जो आपने लिया है, एटलीस्ट उसका 3 से 5% जब तक आप
ओडीए अकाउंट में पार्क नहीं रखोगे तब तक तो आप एक एट पार मतलब नॉर्मल जो होम लोन का रेट है उस पे ही आ पाओगे। अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया है, 3 लाख रुपए उसमें रखे हैं, 3-4 लाख रुपए, तो जो आपने महंगे रेट पे लिया है वो अब बराबर हो गया है वो आपका। मतलब सब्सिडाइज वहां हो पे जाएगा। जी हाँ, वहां पे आप कुछ नुकसान में भी नहीं हो, कुछ बचा भी नहीं रहे हो। पर जैसे ही ये जी 3 से 5% से ऊपर आप पैसा रखना स्टार्ट करते हो, उसमें आपने 10 लाख रुपए रखा, ठीक है, तो जो जी अगले 4-5-5-6 लाख रुपए रखे हैं आप उस पे ब्याज बचाना शुरू करते हो। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, खासकर ये प्रोडक्ट लेते हुए, कि मेरी सेविंग्स क्या है। अगर वो सेविंग्स जी अभी इनिशियली फेज में बहुत नॉमिनल है, तो हम शुरू के 1-2 साल या 3 साल तक हम एक नॉर्मल होम लोन में जा सकते हैं, क्योंकि आपने घर लिया है, बहुत से खर्चे हैं। और सर बहुत सी चीजें होती हैं, खासकर सैलरीड में 25-30 साल का यंगस्टर है जिसने अभी जॉब स्टार्ट की है, घर ले लिया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा घर ले लिया है, अपने आप को स्ट्रेच करके लिया है, उतनी सेविंग्स नहीं हो रही है। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा, अगर शुरू के 2 साल में वो सेविंग्स नहीं है, 3 साल में नहीं है, तो आप नॉर्मल होम लोन लीजिए। जब आपको लगता है कि हाँ मेरी सैलरी भी बढ़ गई है, मैं प्रमोट हो गया हूँ, मैंने कंपनी चेंज कर लिया है, मेरी अर्निंग उतनी हो गई है, अब आपके पास सेविंग्स है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग होम लोन को भी इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ट्रांसफर करा सकते हैं। जी तो जी ये आपको एक बार देखना है कि मेरी ईएमआई जाने के बाद मेरे पास कितना बचता है और मेरा घर खर्च क्या है, ये खासकर एक जी सैलरी। जी जी। तो ये तो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए हुआ जो कि एक पर्टिकुलर सैलरी पे है, और आपकी बात सही है कि सैलरी इंक्रीज पर या प्रमोशन पर या कंपनी चेंज करने पर, कोई हाइक मिलने पर वो ये करे। लेकिन क्या आपकी क्या राय है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग जगहों पर सेविंग्स करता है, अलग अलग तरीके से सेविंग करता है। कुछ लोगों को एफडी पसंद है, कुछ लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ लोग कमोडिटीज में, कुछ लोग गोल्ड में, कुछ लोग रियल एस्टेट में। तो आपकी क्या सलाह है? अगर देखिए, हर इंसान के पास में सैलरी और सैलरी से होने वाली सेविंग्स के अलावा भी कुछ कॉर्पस होता है, कुछ सेविंग्स होती है। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे उन लोगों को जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है, या जो लोग होम लोन लेना चाहते हो, कि अपना वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें उन्होंने अपना कॉर्पस या कुछ सेविंग्स रख रखी है, उसको विड्रॉ करके इसमें पार्क कर दे? क्योंकि जी अगर आप एफडी की बात करें तो एफडी का इंटरेस्ट 6-7% से ज्यादा नहीं। अगर आप शेयर मार्केट की बात करें, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ गुड ट्रेडर, सेम गोज विद म्यूचुअल फंड्स। राइट। गोल्ड एक एसेट जो कि रिस्क उसमें हैंडलिंग की ज्यादा है, या रिटर्न उसके अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में तो बहुत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कम है। तो आपकी क्या सलाह है, जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें लोगों ने सेविंग्स कर रखी है, क्या वो इसको कंटिन्यू करें, या जिनके होम लोन्स है वो अपनी इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल करें? सर देखिए, इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल्स मेथड है जो कि आपने बताया, लगभग सभी बता दिए हैं। तो इसमें से एक जो मुझे लगता है जिसको तो इमीडिएटली खत्म करके हमें इस होम लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में वो पैसा रखना चाहिए, वो है एफडी। क्योंकि जी, एफडी का सर अंडरस्टूड। जो अभी भी 7% का जो रेट है वो अब स्टार्ट हुआ है। अगर आज से थोड़ा पहले हम जाएं, आज से 6 महीने पहले, तो एफडी सर 4 से 5% के आसपास ही चल रही थी। चलो मैं आज की जी बात करता हूँ और मैं कहता हूँ सर 7%, 6 भी नहीं, 7% का एफडी का रेट मुझे मिल रहा है, ठीक है। जी और मैं 30% के इनकम ब्रैकेट में आता हूँ, मेरी 10 लाख से जी ऊपर की एनुअल इनकम है। तो जी 7% की एफडी जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा सर, क्योंकि मैं 30% के इनकम ब्रैकेट में, तो मैं 7% पे भी मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हो गया जी 2.1, लेट्स अज्यूम कि 2%। तो नेट नेट जो मेरे पास अर्निंग हुई, बचत हुई, वो 5% की हुई है, जी ठीक है। तो एक तरफ जो मैंने होम लोन ले रखा है मैं उस पर 9% दे रहा हूँ, एक तरफ जी उसी पैसे को मैं बैंक को दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैंने वो एफडी उसी बैंक में करा रखी जहां से मैंने होम लोन लिया हुआ है, जी मैंने वही जी पैसा उसी बैंक को दिया हुआ है, बट उसके बदले मुझे वहां से 5% बच रहा है। तो जी मेरा सजेशन तो ये है कि वो एफडी को खत्म करके उस पैसे को आप अपना होम लोन अकाउंट में रखिए। इनडायरेक्टली अगर आपने 9% पे होम लोन लिया हुआ है, तो आप एफडी पे भी 9% ही कमा रहे हो, ठीक है। अंडरस्टूड। और दूसरा, आपकी कोई इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर आप वो एज वाले उस पे हो कि आपकी इनकम 9,80,000 थी और आपने एफडी से 50,000 कमा लिया, तो आप 30% में पहुंच गए हो, तो वो जो जी, रिस्क है वो भी खत्म हो जाता है आपके वो लिए। भी खत्म हो जाएगा। एट द सेम टाइम एफडी में सर एक इंटरेस्ट जो होते हैं वो लॉक-इन के हिसाब से होते हैं, कि अगर आपने 1 साल की एफडी ली है तो ये जी रेट है, 5 की लिए तो जी ये है, 30 दिन की लिए जी तो ये रेट है। इसमें जी इस तरह की कोई लॉकिंग भी नहीं है। जी आपने 1 साल की एफडी कराई, 6 महीने में जरूरत पड़ गई, तो आई एम श्योर यू एंड अप लूजिंग लॉट्स ऑफ मनी, काफी इंटरेस्ट उसमें चला जाएगा, बैंक आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट देगा या सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट देगा। यहाँ पे जी अगर आपने आज पैसा डाला, 10वें दिन भी जरूरत है, तो आप पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कोई लॉकिंग नहीं है, किसी तरह की हैसल नहीं है उसके लिए। तो एफडी के लिए तो मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि एफडी का अमाउंट तो एटलीस्ट हमें इस अकाउंट में रखना ही चाहिए। उसके अलावा सर जो मार्केट का, जैसे आपने बताया सर शेयर्स का ना, वो बड़ा सब्जेक्टिव है। हाँ, अगर आप बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे ट्रेडर जी हैं,
तो आप सर 9% से अच्छा ROI ले सकते हैं, 12, 15, 20 कुछ भी ले सकते हैं सर, डिपेंड करता है मार्केट पे। जी हाँ, अगर आप जी न्यू कमर है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए सर, करेंगे तभी पता चलेगा। बट हाँ, उतना एक रिस्क थोड़ा कम रखिए, कम पैसे से स्टार्ट कीजिए, बाकी वो पैसा आप अपने इसी होम लोन अकाउंट में रखिए। म्यूचुअल फंड और इस तरह के इन्वेस्टमेंट सर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हम साल भर के जी लिए नहीं करते हैं, वो एक लंबे प्रोजेक्शन के लिए होती है, 10 साल 20 साल के जी प्रोजेक्शन के लिए होती है। और आई एम श्योर जिस तरह की इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 20 साल के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट उनके मिलने वाले हैं। तो वो एवरेज जी सर वैसे म्यूचुअल फंड का अगर पिछले 10 साल का ट्रेंड भी हम चेक करें तो 10% से ऊपर ही रहा है। तो म्यूचुअल फंड तो जी फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो भी एक EMI की तरह ही आपका पैसा जाता है, ठीक है। बट जी FD को अनडाउटेडली FD इस प्रोडक्ट के आगे मतलब ये प्रोडक्ट भी लेना और FD भी कराना कहीं भी वाइबल नहीं है मेरे हिसाब अंडरस्टूड से। अंडरस्टूड। तो अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें, क्या ये हर आम इंसान के लिए संभव है इसको पाना, या देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस की सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉइज को मिलेगा, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगा? एनी टर्म्स एंड कंडीशन एज फार एज अवेलिंग दिस प्रोडक्ट? नहीं नहीं सर, ये प्रोडक्ट हर सेगमेंट के लिए अवेलेबल है। आप सैलरीड है तो भी ले सकते हैं, अगर आप बिजनेसमैन है तो भी आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। हाँ, ये अगेन बैंक टू बैंक है कि कुछ बैंक 10 लाख से इस प्रोडक्ट को देना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बैंकों का है कि हम 50 लाख से नीचे ये प्रोडक्ट नहीं देंगे या 1 करोड़ से नीचे प्रोडक्ट नहीं देंगे। तो वो अलग बैंक का अपना अलग अलग एक सेगमेंट है जिसमें वो ये प्रोडक्ट देते हैं। बट हाँ, हर प्रोफाइल को देते हैं, सैलरीड को भी देते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी देते हैं। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी हमारे दर्शकों के लिए जो आज हमारे साथ उपस्थित है उनके लिए भी, और जो हमारा रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे यूट्यूब चैनल पर उनके लिए भी, अगर आप हमें कोई एक फाइल बनाकर दे दे जिसमें के प्रेजेंट के हिसाब से अलग अलग बैंकों में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को लेकर जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और उनकी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन अगर आप ये हमें भेज दे इस वेबिनार के बाद, तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल में और यूट्यूब चैनल में भी उसको हम शेयर करेंगे, जिससे कि हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा ये आसान होगा डिसाइड करना कि किस बैंक के साथ जाना वो पसंद करते। खैर, इसके अलावा लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और उसकी फैसिलिटी को इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हम उसमें पैसा पार्क करते हैं कुछ। तो लेट्स से अगर मैंने पैसा पार्क किया और अगर मैं उसमें साल 2 साल या 5 साल तक अगर मैंने ये प्रोडक्ट लिया और अगर मैं 5 साल तक अगर उसमें कोई पैसा पार्क नहीं कर पाया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में, तो क्या उसके कुछ नुकसान भी है अपार्ट फ्रॉम लिटिल हायर इंटरेस्ट रेट? इज बैंक चार्जिंग मी एनीथिंग फॉर नॉट पार्किंग मनी इन दैट? नहीं नहीं सर, उसमें अगर आपने उसमें कुछ भी पैसा नहीं रखा है तो आपका एक नॉर्मल होम लोन की तरह ही चलेगा, एक नॉर्मल EMI जाएगी, क्योंकि आपने इंटरेस्ट तो सेव किया ही नहीं है। तो जो आपकी एक नॉर्मल होम लोन की EMI बननी थी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कंपोनेंट, वो ही आपका मंथली जाएगा। बस नुकसान वही है कि आगे आप एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहे हो, जो जिस तरीके से आप उसको यूज कर रहे हो सेम वही तरीके से आप उसको नॉर्मल होम लोन में यूज कर सकते थे एट चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो 25 से 50 पैसे का जो रेट का वेरिएंस है वो आपको एडिशनल कॉस्ट है, उसके अलावा बैंक कोई चार्ज नहीं करता है, कोई कमिटमेंट नहीं है सर, बिकॉज ये कोई बिजनेस लोन नहीं है कि बैंक आपसे कोई कमिटमेंट लेगा कि आप इतना यूटिलाइज नहीं करोगे तो हम ये आपको पेनल्टी लगा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। और फोरक्लोजर चार्जेस वगैरह, जैसे कई टर्म्स लोन्स में ये एक फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन यू कैन नॉट फोरक्लोज दैट लोन। So is it the same case with this, or it is again bank to bank and product to product it varies? सर फोरक्लोजर चार्जेस तो किसी भी बैंक में नहीं है, होम लोन में तो किसी भी बैंक में फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है, आप जब चाहो बंद कर सकते हो। बट हाँ, कुछ बैंक की कुछ एक लॉक इन होती है, मतलब वो भी मैं ये बोलूंगा सर कि ऑफिशियल नहीं होती है, तो उन्हें रिक्वेस्ट कि सर आप ले रहे हो तो कम से कम 6 महीने चलाइए या साल भर चलाइए, जो यूजुअली सर होता भी है। जब आप एक होम लोन लेते हो तो 6 महीने में बड़ा रेयर टू रेयर ही ऐसा होता है कि कोई 6 महीने में जाके लोन क्लोज करने के लिए जाता है। जी, unless लॉटरी तो लग जाए। लॉटरी ना लग जाए, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहा है और कोई नई प्रॉपर्टी देख रहा है, कुछ ऐसा कुछ हो गया है तो अलग बात है। अगर एंड यूजर है जिसने अपने लिए वो घर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में लोन बंद करने वाला है सर। तो ऐसा कोई लॉकिंग नहीं है और ना ही कोई क्लोजर चार्जेस है जो कि आपको पे करने होते हैं। आप जाइए जो भी बैंक आउटस्टैंडिंग है वहां पे पे कीजिए और आपका लोन। अंडरस्टूड। तो आखिरी एक सवाल पूछूंगा मैं, जैसे मैं तो मैक्स गेन का कस्टमर हूँ SBI का, बट और वही मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थोड़ी देर पहले कि अगर हो सके तो आप वेबिनार के बाद में आज या कल हमें वो एक शीट दे दीजिएगा, एक एक्सेल बना दीजिएगा या कोई एक ड्राफ्ट बना दीजिएगा जिसमें कि हमको अलग अलग बैंक। तो मेरा सवाल उसी से मिलता जुलता है कि क्या सारे बैंक्स ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वाला होम लोन देती है या कुछ ही बैंक्स है जो देती है? आप ना, जब हमारी बात चल रही थी एक सवाल पूछने वाले थे, बट आई थिंक फिर कुछ और बात पे शुरू हो गया कि बैंक
को इसमें बचता क्या है? ये जब जी जी आपने जी पूरा 100% डाल दिया है तो उसमें बैंक को जी बचता जी क्या है? आप पूछने वाले थे जी बट हम शायद शिफ्ट हो गए फिर कहीं और। तो सर देखिए जी क्या है कि इसमें बैंक को, अगर आप जैसे कस्टमर हैं तो उससे तो बैंक कुछ कमा नहीं रहा है, ठीक है? जी तो यूजुअली इतना ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं है अगर कस्टमर उसका बड़े अच्छे से यूटिलाइजेशन करता है, तो हर बैंक ये नहीं देता है, जी ठीक है? रीजन यही है कि उनको लगता है कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ऑल्दो फिर भी जी प्रोडक्ट अवेलेबल है बहुत से बैंकों के पास, बट फिर बैंक उसको प्रमोट नहीं करता है। अगर आप देखोगे कोई भी एक नया प्रोडक्ट आता है बैंक के पास, दूसरे दिन टीवी पे एडवर्टीजमेंट चलती है, होर्डिंग्स लगे होते हैं, सुबह सुबह न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे लिखा होता है कि इस बैंक का ये रेट है वो रेट है, बट ये जी जो ओवरड्राफ्ट का ये बड़ा रेयरली ही कोई प्रमोट करता है, बहुत ज्यादा जी लोग बैंक इसको जी प्रमोट नहीं करते हैं। तो ज्यादातर बैंकों के पास नहीं है, बट सिंस आजकल कस्टमर इतने ज्यादा नॉलेज हो गई है, कस्टमर को चीजें सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, हर जगह चीजें अवेलेबल है, तो कस्टमर सामने से डिमांड करता है। और जब बैंक ये बोले कि नहीं जी हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, तो उनको लगता है कि कहीं मैं वो कस्टमर को लूज ना कर दूं, तो जी कंपटीशन में बने रहने के लिए अब धीरे धीरे हर बैंक उसके साथ आ रहा है। अभी रिसेंटली, जी पहले अगर मैं बैंक का नाम लूं, आईसीआईसीआई बैंक के पास ये प्रोडक्ट नहीं था, बट अभी उन्होंने पिछले 6-8 महीने पहले लॉन्च किया है, मनी सेवर के नाम से दे हैव स्टार्टेड द प्रोग्राम। आईडीबीआई बैंक ने रिसेंटली अभी महीने भर पहले से दोबारा, ऑल्दो उनके पास पहले था बट बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था, अभी दोबारा से उन्होंने शुरू किया है। तो लगभग जितने भी बैंक है वो धीरे धीरे इस प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है शायद थोड़े दिन में जितने भी बैंक होंगे सभी के पास ये प्रोग्राम होगा। हाँ, कुछ जो जी तो अभी जो नॉन बैंकिंग सॉरी कंपनी है उनके पास ये प्रोग्राम नहीं है, एक दो के पास है, बट उनको ऑपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बीइंग ए नॉन बैंकिंग कंपनी, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट खुद का नहीं होता, बैंक नहीं है ना सर, नॉन बैंकिंग कंपनी जी एनबीएफसी है, तो उनका बैंक जी अकाउंट नहीं है, तो थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट से करते हैं, थोड़ा सा मतलब वो उतना इजी नहीं होता। बट एक दो कंपनी है जो नॉन बैंकिंग कंपनी भी इस प्रोडक्ट में आ रहे हैं, जस्ट टू कम्पीट द मार्केट और अपने कस्टमर को फैसिलिटी देनी। जी तो आप उन कस्टमर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? फॉर एग्जांपल, इफ आई से आई वांट टू बाय अ फ्लैट एंड आई हैव liquid amount of, let's say, 1 crore rupees to buy out that flat. मेरे पास में लोन लेने की भी सुविधा है किंतु मैं चाहता नहीं हूं, तो क्या आप ऐसे कस्टमरों को कहना चाहेंगे कि आपको जितना लोन अवेलेबल है, if let's say out of 1 crore property, if he's able for 60 lakh rupees of a home loan, so can you suggest them that take 60 lakhs under this scheme, park all your 60 lakh rupees as overdraft and enjoy the scene? फिर लगेगा कि सर मैं अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ यहाँ पे ना। नहीं नहीं, मेरी एक मतलब ये मैं समझ गया। इसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर वो पैसा जो मैं 1 करोड़ रुपए देकर फ्लैट खरीदने वाला था, जी जो कि मेरे देने के बाद में मेरे हाथ से जा चुका होता और जी फ्लैट मेरे पास आ चुका होता, जी, अभी सेकेंड सिनारियो में मेरे पास फ्लैट भी आ रहा है और और मेरे 1 पास करोड़ एक में से लिक्विडिटी भी 60 बनी। लाख रुपए मेरे पास में लेवरेज के तौर पे उपलब्ध है, जो कि बिल्कुल, मैं जी मैं वही कहना चाह रहा था सर, मैं कि मैं ऐसा ना लगे कि मैं इस होम लोन में चाहता हूं कि आप होम लोन ले और मैं उसको प्रमोट कर रहा हूं, बट एक्चुअली जो 1 करोड़ रुपए आपके पास था, आपने आंसर इनफेक्ट खुद ही कर दिया, आपने प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर ली जो आपके पास है, और आपके पास 50-60-70 लाख रुपए जो भी है उस प्रॉपर्टी पे लोन बनता था, उतनी आपके पास लिक्विडिटी भी अवेलेबल है, जो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं एट ए वेरी चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब सर होम लोन जो है इंडियन मार्केट में सबसे सस्ता लोन अवेलेबल है। तो जी इतने में आप, अगर आपने आज घर अपने पैसे से ले लिया है, कुछ टाइम बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो या तो आप ओपन मार्केट से लेते हैं या अपनी कोई और एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, या फिर इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेने जाते हैं, जो कि हर तरीके से उस रेट से महंगा ही होता है, ठीक है। जी और ऐसा कोई उसका मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है कि आपने साल भर तक वो पैसा यूज नहीं किया तो बैंक आपसे कोई अलग से कुछ एनुअल मेंटेनेंस या किसी भी तरह के कोई हिडन चार्जेस उसमें लगने वाले नहीं है। तो हाँ, जी अगर आपके पास लिक्विडिटी है, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा 60-70 ले, बट कुछ अमाउंट आप ले सकते हैं, मे बी 30-40% ऑफ द टोटल डील वैल्यू, उतना अमाउंट जी आप रख सकते हैं। अंडरस्टूड। सो थैंक यू शिव। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head